कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था और संविधान में भाई आपका उत्तराखंड में भी इधर ज़्यादा क्वेश्चन बना है। जो आपका हिंदू ला पढ़ाया गया लगभग 90% एक हफ्ता ही पढ़ाया गया, लेकिन लोग बता रहे हैं कि 90% आपका क्वेश्चन आ गया है। सीपीसी में भी इधर इधर जो पढ़ाया गया काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। और आपका भाई जिनको आपका यूपी देना है इस बार, फिर एक बार आपका सलाह दी जाती है कि भाई पूरी तरह लग जाइए, क्योंकि अब आपका वैकेंसी यूपी एपी और ये दोनों की आनी तय है इस साल। हो सकता है कि मार्च लास्ट में ना आए तो अप्रैल में निश्चित आ जाएगी। और आपका एपीओ का शाम को चल ही रहा है, जो लोग शाम को ना आ पा रहे हैं अपना लाइव क्लास भी देख सकते हैं कोई। और आज से आपका आईपीसी 76 से शुरू होगा, यानी कि आपका वहीं छूटा था, 75 तक पढ़ाया गया था ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में। तो आपका 76 से आईपीसी भी आज से शाम को शुरू होगा। तो आपका उधर क्रैश कोर्स भी लगाना पड़ेगा एक सब्जेक्ट यूपी जे के लिए। तो जो अब तक न पढ़ा गया वहीं टीपीए तो चल ही रहा है, वहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ाया गया है। तो संविदा नियम पहले लगा दिया जाएगा ताकि पुराने लोगों का पूरा एक बार हो जाएगा। और ये चल ही रहा है, इसीलिए आपका समय पहले किया गया है। अगर 8:30 बजे से क्लास शुरू हो जाए तो आपका 12 साढ़े 12 बजे तक 3 4 सब्जेक्ट खींच जाएगा, जिसमें कि लास्ट पीरियड आपका स्पीड में चलेगा। स्पीड मतलब जैसे कि आपका केवल प्री के लिए, ताकि आपका जो लोग देना चाहते हैं उनका भी एक बार रिवीजन भी कराना है भाई। जूरिस्प्रूडेंस का, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक एक बार 10 10 दिन जरूर रिवीजन हो, तभी सही रहता है। देखिए आपका उच्च न्यायालय चल रहा था, इधर से भी उच्च न्यायालय से क्वेश्चन बना है, सबसे बड़ा न्यायालय इत्यादि। उच्च न्यायालय में देखिए फिर एक बार हम शुरू करते हैं। आपका अनुच्छेद 214 से फिर एक बार रिवीजन भी करवा दिया जाए। और इधर कुछ क्वेश्चन आपका अच्छे अच्छे आगे भी बनते हैं। और कल आपका उच्च न्यायालय इधर हो जाए तो 226 में रिट कल बताया जाए, यानी कि कल आपका माने याचिका के बारे में, क्योंकि अब आ गया है समय की रिट बताया जाए। तो पहले इसको देख लिया जाए तब, क्योंकि आपका इधर से जो क्वेश्चन आते हैं बता दिया जाए, प्री में ज़्यादा आते हैं और मेंस में आपका कम आते हैं हाई कोर्ट से। तो उसी आधार पर आप पढ़िए। देखिए आर्टिकल 214 ये बताता था कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अब आप ये कहेंगे कि भाई राज्य अधिक है और हाई कोर्ट कम है, तो ऐसी दशा में आपका ये कैसे हो गया? बैठिए भाई। तो आपका बताया गया था कि अनुच्छेद आपका देखना है 231, यानी कि अनुच्छेद 231 बताता है, सतर्क रहिएगा, कि अगर आपका कह सकते हैं कि संसद चाहे तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इस कारण से राज्य अधिक है और हाई कोर्ट क्या है, कम। कई राज्य हैं जहाँ की आपका कह सकते हैं कि दो ही राज्य या तीन राज्य है। तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वह 4 राज्यों को कवर करता है, यानी कि एक ही उच्च न्यायालय कितने राज्यों के लिए अभी भी हैं, 4। इसके बाद 215 उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, इसको भी
देखिए इसके बाद आपका जो बताया गया था उच्च न्यायालय की स्थापना 214 में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 215 अनुच्छेद, उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा 216, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें 217 ये भी बताया जा चुका है। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, योग्यता बनती हैं और दूसरा आपका बनता है एज का निर्धारण, माने आयु के बारे में क्या नियम है। तो फिर एक बार याद रखिए, एज का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा। यानी कि किसी हाई कोर्ट के जज की एज के बारे में विवाद, ये भी आईएएस में भी बन चुका है और बताया भी गया था। इसके बाद अनुच्छेद आपका आता है 218 कि उच्चतम न्यायालय के कुछ प्रावधान उच्च न्यायालय में भी लागू होंगे। तो उच्च न्यायालय के जजों को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा, तो बस एक लाइन याद रखें, जिस प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, अलग नहीं है प्रक्रिया। इसके बाद 219 भी पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है, तो राज्यपाल राज्य का या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति। एक लाइन। 220 अस्थायी न्यायाधीश उच्च न्यायालय के हैं, तो विधि व्यवसाय पर रोक लगी है, तो कहाँ कहाँ वह वकालत का काम नहीं कर सकता रिटायरमेंट के बाद, तो जिन जिन राज्यों में वह उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रहा है। बाहरी राज्य में कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है। इसके बाद न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, ये भी आपका आईएएस और जे में आया है। हाई कोर्ट के जजों का वेतन याद रखिए, लिखवा बताया भी गया था, राज्य की संचित निधि से मिलता है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से। इनका वेतन भत्ता पेंशन कम नहीं की जाएगी, लेकिन एक अपवाद है, जब भारत में क्या लागू हो, वित्तीय आपात। तो कौन कम कर सकता है, राष्ट्रपति, क्या देकर, आदेश। और ये याद रखना है। इसके बाद अनुच्छेद 222 आता है कि उच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अंतरण, तो आपका बताया गया कि कोलिजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और जो उच्चतम न्यायालय में कोलिजियम बनेंगी ट्रांसफर के लिए 1+4 की बनेगी। यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर राष्ट्रपति को परामर्श देंगे कि इस जज का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक किया जाए। इसके बाद आपका 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी कि जब आपका हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति बीमार हो, अनुपस्थित हो, तो राष्ट्रपति उस हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को आपका कह सकते हैं एक्टिव 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 आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति बना सकेगा। तो भाई कोई ना कोई चाहिए जो आपका मुख्य न्यायमूर्ति का क्या करे काम, तो कौन बनाएगा, राष्ट्रपति। किसको बनाएगा, जो हाई कोर्ट के क्या है, जज, उन्हीं में से। इसके बाद आपका यहाँ तक पढ़ाया गया था भाई पिछले लेक्चर में, आपका जो पूछा जाता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि एडिशनल और एक्टिंग जज। यहाँ जो आपका पूछा जाता है कि एडिशनल जज की नियुक्ति आपका कहाँ की जाती है, यानी कि आपका अपर न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश या एडिशनल इंग्लिश में कहते हैं। तो एडिशनल जज की नियुक्ति केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, जबकि एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीश के बारे में पूछे तो वह सुप्रीम कोर्ट में, और एडिशनल या अपर पूछे तो केवल हाई कोर्ट में। उसको लिखिए अलग से, तो डायरेक्ट पर लिखिए, बहुत आपका कंफ्यूज करता है क्वेश्चन।
तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति केवल उच्चतम न्यायालय में की जाती है। इंग्लिश में एडहॉक कहते हैं। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति केवल उच्चतम न्यायालय में की जाती है। एडहॉक जज कहते हैं। आपका आर्टिकल 127 आ चुका है जेब में भाई। किस अनुच्छेद के तहत एडहॉक या तदर्थ जज नियुक्त होते हैं? तो आर्टिकल 127 कहाँ की जाती हैं? केवल सुप्रीम कोर्ट में, याद रखिएगा, हाई कोर्ट में नहीं। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन बनता है, एडिशनल जज या अपर या अतिरिक्त जज की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो आपका जवाब रहेगा केवल हाई कोर्ट। लिखिए, और क्या अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कहीं अलग से लिख लीजिए, दोनों एक जगह। अपर या अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति केवल हाई कोर्ट में की जाती है। अनुच्छेद 224 के तहत, आर्टिकल 224 के तहत। दूसरा आपका ये बनता है कि जो एडिशनल जज नियुक्त होते हैं, समय पूछा जाता है एक लाइन में कि वह कितने दिनों के लिए नियुक्त होते हैं। तो 2 साल के लिए। तो बेरक में लिखा है अधिकतम कितने दिन के लिए? 2 साल। हाँ, देखिए, आपका 2 साल के लिए जज हाई कोर्ट में नियुक्त हुए जो योग्य हों। उसके बाद अगर उनका कंडक्ट अच्छा रहता है तो उनको रेनुअल कर दिया जाता है, अस्थाई। और अगर कंडक्ट अच्छा नहीं रहा तो रेनुअल नहीं किया जाता, तो 2 साल बाद वो क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपका एडिशनल जज नियुक्त होते हैं वह 2 साल के लिए होते हैं। अगर उनका व्यवहार 2 साल में अच्छा रहता है तो इन्हें अस्थाई कर दिया जाता है, और इन्हें अस्थाई कर देता है राष्ट्रपति। और नहीं रहता है तो रेनुअल किया ही नहीं जाएगा, तो 2 साल बाद अपने आप इनकी सेवा क्या हो जाएगी? समाप्त। तो ये आपका 224 में इतना ही पूछा जाता है। इसके बाद आपका 225 अनुच्छेद पूछा जाता है। यानी कि 225 जो आर्टिकल है आपका, ये पूछा जाता है, पूछ सकता है बिहार उहार ऐसा मॉडल बनाना नया शुरू किया है। आपका अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। तो पहले तो आप ये देखिए कि विद्यमान उच्च न्यायालय आपका किसे कहेंगे? एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट किसे कहा जाता है और उनको क्या अधिकारता है? यहाँ से एक टेक्निकल क्वेश्चन भी निकलता है, अभी डायरेक्ट बताया जाएगा। पहले भूमिका देखिए, यानी कि आपका स्वतंत्रता के पश्चात जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित उच्च न्यायालय थे वे बने रहे, उनको समाप्त नहीं किया गया। लेकिन अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय था उसको समाप्त किया गया, और 28 जनवरी 1950 को संघीय न्यायालय की जगह हमारा उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। डेट याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950। अब ये जो हाई कोर्ट समाप्त नहीं हुए, ये बने हुए थे, तो इनको क्या अधिकारिता होगी? तो जितने अंग्रेजों के तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा हाई कोर्ट गठित किए गए थे, और उन हाई कोर्टों को जो अधिकारता थी वह अधिकारता बनी रहेगी, और जिस सीमा के अधीन वह हाई कोर्ट थे पहले, वही सीमा आज भी लागू होगी। लेकिन कुछ अधिकारिता में वृद्धि भी की गई है, और वह रेवेन्यू के मामले में, यानी कि राजस्व के मामलों में
उच्च न्यायालय की अधिकारिता में इस संविधान द्वारा वृद्धि की गई। तो 3 पॉइंट आपको समझना है। एक तो जो उच्च न्यायालय अंग्रेजों के जमाने के थे वे बने रहेंगे, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई, यानी कि 1866 में हुई। तो वह उच्च न्यायालय आज भी क्या है, बना हुआ है। किस अनुच्छेद के कारण? 225। किस अनुच्छेद के कारण? 225। दूसरा क्वेश्चन आपका देखना है कि जो सीमा हाई कोर्ट पर आपका 26 जनवरी 1950 के पहले थी, उसी सीमा के ये हाई कोर्ट आज भी क्या रहेंगे, अधीन रहेंगे, यानी कि उन प्रतिबंधों के अधीन रहेंगे। तो यहीं से आपका क्वेश्चन उठता है कि 26 जनवरी 1950 के पहले हाई कोर्टों पर क्या लिमिटेशन था, क्या परिसीमा थी, क्या प्रतिबंध लगाया गया था? तो एक पॉइंट याद रखना है कि जो हाई कोर्ट थे वह प्रीवी काउंसिल द्वारा या पीसी द्वारा दिए गए निर्णय को सेटेसाइड यानी कि अपास्त यानी कि उलट नहीं सकते थे। यानी कि उच्च न्यायालय प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय को उलटने की क्षमता नहीं रखते थे। तो चूंकि आज भी वह सीमा लागू है, अतः उच्च न्यायालय 225 के तहत आज भी प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय को उलट नहीं सकते। तो क्वेश्चन अगला ये बनता है कि प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय को सेट एसाइड या अपास्त या उलट कौन सकता है? तो केवल हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब ऑप्शन देगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हाई कोर्ट ना मारिएगा, क्योंकि हाई कोर्ट पर किस अनुच्छेद द्वारा सीमा लगा दी गई है? 225। अब ये ना कहेगा कि संविधान में कहाँ लिखा है। ये जो शब्द 225 में आएगा कि उस सीमा के अधीन हाई कोर्ट होंगे जो सीमा 26 जनवरी 1950 के पहले थी, उसी से ये निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान उच्च न्यायालय प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय को अपास्त नहीं कर सकते, सेट एसाइड नहीं कर सकते, उलट नहीं सकते। तो जहाँ जहाँ प्रीवी, अब बिहार में देखिए क्या पूछा गया था कि प्रीवी काउंसिल के निर्णयों को भारत में वर्तमान में बने रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है? तो इसको संरक्षित किया गया है आर्टिकल 395 में, यानी कि किस अनुच्छेद में? 395। तो प्रीवी काउंसिल आपका बताया भी गया था शुरुआती दौर में सुप्रीम कोर्ट बताते हुए भाई, लेकिन एक अधिकारिता में वृद्धि की गई है, वो थोड़ा सतर्क रहना है। जो रेवेन्यू के मामले हैं, जो राजस्व के मामले हैं, उनमें उच्च न्यायालयों को अधिकारिता दी गई है। तो रेवेन्यू का मामलों में जिले में सबसे बड़ा न्यायालय कलेक्टर का है, फिर कलेक्टर के बाद आपका आयुक्त या कमिश्नर है मंडल में, फिर कमिश्नर के बाद राजस्व परिषद है, और राजस्व परिषद से हम कहाँ जा सकते हैं? उसके बाद हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को रेवेन्यू के मामले में अधिकारिता पहले नहीं थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 से इस मामले में भी अब क्या दे दी गई? अधिकारिता। तो देखिए आपका अब सही रहेगा, आपका बेरेक देखिए ही 2-3 पॉइंट, भले ही आप अब बेरेक न पढ़िए, जितना आ सकता है 225 से बता दिया गया, लेकिन फिर भी एक बार बेरेक की भाषा समझा दिया जाए। देखिए, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस संविधान द्वारा समुचित विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उस विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए
किसी विद्यमान उच्च न्यायालय के अधिकारता। तो जैसे ही पूछे कि विद्यमान उच्च न्यायालय का मतलब क्या हुआ, तो ऐसा हाई कोर्ट जो 26 जनवरी 1950 के पहले बना था और संविधान लागू होने के बाद भी क्या है, वह अस्तित्व में है। जैसे कि आपका कह सकते हैं सबसे अच्छा उदाहरण इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। 1866 में बना और संविधान लागू होने के बाद आज भी क्या है, अस्तित्व में। तो विद्यमान उच्च न्यायालय के अधिकारता और उसमें प्रशासित विधि तथा उस न्यायालय में न्याय प्रशासन के संबंध में उसके न्यायाधीशों की अपनी अपनी शक्तियां, जिसके अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति भी है। फिर बैठकें अकेले बैठेंगे कि कई लोगों के साथ बैठेंगे, वही होगी जो प्रारंभ के ठीक पहले थी, यानी कि 26 जनवरी 1950 के ठीक क्या था, पहले। यानी कि जो नियम उच्च न्यायालय के 26 जनवरी 1950 के पहले थे, उन नियमों को सेविंग किया गया है, बचाया गया है, और वो नियम आज भी क्या रहेंगे, बने रहेंगे। एक लाइन में परंतु परंतु देखिए भाई, परंतु राजस्व संबंधी अथवा उनका संग्रहण करने में आदिष्ट या किए गए किसी कार्य संबंधी विषय की बाबत उच्च न्यायालयों में से किसी की आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पर जिस किसी निर्बंधन के अधीन था, वह निर्बंधन ऐसे संविधान के लागू होने के पश्चात कहेंगे कि समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रेवन्यू के मामलों में हाई कोर्टों को अधिकारता नहीं थी पहले, लेकिन आपका हेलो, देखिए आपका इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 के पहले रेवन्यू के मामलों में अधिकारता हाई कोर्टों को नहीं थी, लेकिन आपका प्रदान की गई है अब। और ये जो आपका प्रदान की गई है, ये मूल संविधान द्वारा नहीं प्रदान की गई, ये संशोधन द्वारा की गई। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, यानी कि मूल में नहीं, ये क्या किया गया, संविधान में संशोधन करके। अब आपका ये 225 भी याद रखिएगा भाई, प्रीवी काउंसिल का पूछा जाता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 226, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अब रिट क्या होती है, कौन रिट निकालता है, और आर्टिकल 226 में और 32 में डिफरेंस क्या है, ये कल के लेक्चर में बताया जाएगा। रिट के बारे में कल शुरू करेंगे, तब 226 बताएंगे भाई। अगला आ जाइए 227 से केवल प्री में पूछा जाता है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। यानी कि आपका जो क्वेश्चन बनता है, राज्य में जितने न्यायालय हैं और जितने ट्रिब्यूनल हैं, यानी कि आपका जितने न्यायाधिकरण हैं और जितने कोर्ट हैं, सभी कोर्टों पर हाई कोर्ट सुपरविजन करता है, अधीक्षण का प्रयोग करता है। अर्थात अगर ये लोग अपनी अधिकारिता से बाहर जाते हैं, तो हाई कोर्ट को ये पावर है कि इन्हें अधिकारिता से बाहर जाने से क्या करे, रोक दे। चाहे ट्रिब्यूनल हो या कोर्ट हो, इससे मतलब नहीं है। तो तमाम अलग अलग न्यायाधिकरण बने हैं। अगर न्यायाधिकरण अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर किसी मामले को सुनता है, तो हाई कोर्ट रिट जारी करता है
प्रोविशन की यानी कि प्रतिषेध की और 227 के तहत और उस न्यायालय को अधिकारता से बाहर जाने से क्या करता है, रोकता है। तो रीट आपका केवल 226 न पढ़िएगा। अगर अधीनस्थ न्यायालय या ट्रिब्यूनल को जारी करना है तो इसके लिए अलग अनुच्छेद है, कौन सा, 227। तो 226 व्यापक है, 227 सीमित दायरा रखता है। केवल किसके लिए रिट जारी हो सकती है 227 में, आपका अधीनस्थ न्यायालय और ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी न्यायाधिकरण ने कोई मामला सुन रहा हो, ट्रिब्यूनल या न्यायालय ही, और हाई कोर्ट को लगता है कि अधिकारता से बाहर जा रहा है, तो उस कार्यवाही पर रोक लगा देगा। कौन सी रिट जारी करके, प्रोविशन या प्रतिषेध। और अगर कोई न्यायाधिकरण या निचला न्यायालय अधिकारता से बाहर जाकर फैसला भी सुना दिया है तो उच्च न्यायालय उस फैसले को रद्द कर देगा। उसके लिए रिट अलग होती है, ससुरारी यानी कि उत्प्रेषण। याद रखिए, कार्यवाही पर रोक लगाना है तो प्रतिषेध की रिट, और निर्णय को रद्द करना है तो उत्प्रेषण की रिट। तो रिट 5 प्रकार की होती है। कल हम शुरू करेंगे इसको आपका, क्योंकि तब ये अनुच्छेद भी थोड़ा डिटेल में देखा जाएगा कल, क्योंकि रिट भाई एक ही साथ पढ़ाना। अब आइए 228। देखिए सीपीसी लिखवाते समय भाई लास्ट में एक पॉइंट छूट गया था, उसको आगे कल लिखवा देंगे। एक लोग पूछ भी रहे थे, उसमें ये छूटा था कि जब आपका सीपीसी की धारा 25 लिखवाई जा रही थी तो उसमें कोरिलेशन छूटा था। वह कोरिलेशन ये छूटा था कि उच्चतम न्यायालय मामलों, आपराधिक मामलों का अंतरण भी करता है, तो उसके लिए सीआरपीसी की धारा 406 काम करेगी। और संविधान के तहत भी उच्चतम न्यायालय को पावर है 139A, यानी कि एक अनुच्छेद और सीआरपीसी की एक धारा छूट गई थी, उसको कल हम लिखवा देंगे। अब भाई नहीं लिखवा पाया आदमी, नहीं ध्यान में आया, लेकिन कल इसको लिखवाया जाएगा। लेकिन 228 मैं लिखवा चुका हूँ 24 के साथ सीपीसी कि उच्च न्यायालय मामलों और अपीलों का ट्रांसफर करता है तो किस अनुच्छेद के तहत करता है, 228। अब क्या क्या हाई कोर्ट कर सकता है थोड़ा समझिए। 228 में फ्री के लिए पूछा जाता है। देखिए, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, देखिए क्या क्या कर सकता है। यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है, बिलीव हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में इस संविधान के इंटरप्रिटेशन या व्याख्या या निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, मतलब समाहित है, जिसका अवधारण मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है ऐसे मामले में, ऐसे मामले को अपने पास मंगा सकता है। निचले न्यायालय से कह सकता है कि हमें ये मामला क्या करो, भेजो। और मंगा कर क्या कर सकता है, स्वयं सुनवाई करके स्वयं क्या कर दे, निर्णय दे। दूसरा क्या कर सकता है, तो उस विधि के प्रश्न का अवधारण कर दे, फिर जहाँ से मामला मंगाया है सौंप दे और कह दे कि आप ही क्या करिए, इस मामले का क्या करिए, निपटारा करिए। यानी कि आपका 228 में अपने पास अंतरण करने के लिए कह सकता है कि हमें मामला क्या किया जाए, भेजा जाए। इसके बाद 229, उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक पूछा जाता है, तो उच्च न्यायालय के जो भी अधिकारी सेवक होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य न्यायाधीश। अब इनका वेतन भत्ता कहाँ से मिलेगा, तो राज्य की संचित निधि से।
लेकिन राज्यपाल चाहें तो ये नियम बना सकता है कि अपेक्षा कर सकता है कि हाई कोर्ट में इन कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किया जाए, यानी कि आप डायरेक्ट न करिए। उत्तर प्रदेश में का मामला है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इसके लिए परीक्षा कराइए और परीक्षा से भर्ती की जाए कुछ अधिकारियों की। तो कुछ अधिकारी प्रमोट होते हैं, कुछ आरओ इत्यादि आपका डायरेक्ट हाई कोर्ट भर्ती करता है और कुछ अधिकारी प्रमोट। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो नहीं है कि लोक सेवा आयोग एग्जाम कराए और आपका हाई कोर्ट को भेजे, कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन राज्यपाल चाहे तो कर सकता है अपेक्षा कि आप आयोग से परीक्षा करा कर और इन कर्मचारियों को क्या करिए, नियुक्त। इसके बाद वेतन भत्ता पूछा जाता है तो राज्य की संचित निधि मारिएगा। इसके बाद 230 एक लाइन में है, उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। तो ये कौन कर सकते हैं, संसद। क्या बनाकर, कानून। किसी संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी से अधिकारिता लेकर दूसरे हाई कोर्ट को दे दे या उसको अधिकारिता दे दे। और 231 भी एक लाइन का है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता इधर, कि क्या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। कौन बना सकती हैं, राज्य विधानमंडल की संसद। संसद क्या बनाकर, विधि। आपका विधि बनाकर ऐसा कर सकते हैं, एक लाइन ये भी क्वेश्चन बनता है। अब आइए आपका इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान समाप्त हो गया। अब बचती हैं लोअर जुडिशरी। आपका पिछली बार जेएस में पूछा गया था। ये एक तो आपका यहाँ से भी भाई क्वेश्चन बन रहा है। आपका यूपी एचजेएस में भी पिछली बार आया और आपका बिहार जे में भी आया, यूपी में भी आया है, जे में भी। यानी कि इधर के जो अनुच्छेद हैं दो तीन, ये भी सतर्कता से पढ़ने पड़ेंगे। वर्तमान में पूछा जा रहा है प्री में केवल। आपका जो एचजेएस की भर्ती होती हैं, पीसीएसजे की भर्ती होती हैं, दोनों पर हाई कोर्ट कंट्रोल करता है। उसके बाद परिभाषाएं, यानी कि 4-5 अनुच्छेद हैं, लेकिन अच्छे से आपका पूछा जा रहा है। जो एचजेएस में क्वेश्चन पूछा गया कि अधीनस्थ न्यायपालिका या सबऑर्डिनेट जुडिशरी के बारे में संविधान के किस भाग के किस अध्याय में प्रावधान है, तो भाग 6 का अध्याय कौन सा, 6। यानी कि संविधान का भाग 6 हम चल रहे हैं, तो उसके किस चैप्टर में आपका सबऑर्डिनेट जुडिशरी या अधीनस्थ न्यायपालिका का प्रावधान है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, भाग 6 का अध्याय 6 एचजेएस में आया। इसके बाद आपका एमपी ओमपी में पूछा गया है कि अधीनस्थ न्यायपालिका के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, तो सतर्क रहना है। आपका अनुच्छेद 200 आपका 232 है ना। देखिए 233 से लेकर और 237 देख लीजिए तो सही है ना। एक बार 38 से अलग चले भाई, देख ले रहे हैं। 35, 237, ठीक है भाई। देखिए, यानी कि आपका दूसरा क्वेश्चन जो एमपी और आपका छत्तीसगढ़ में बना है कि
सबऑर्डिनेट जुडिशरी का प्रावधान किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आपका 233 से लेकर 237, ये याद करके जाना है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन बिहार में बना निर्वचन, तो हम बताएंगे अभी आपका कहाँ परिभाषित किया गया है। अब कंसेप्ट बनाइए तब इन अनुच्छेदों को देखा जाए और एक क्रम से याद रखिएगा। देखिए आपका जो भारत में जुडिशरी को दो वर्गों में बांटा गया है, ये पहले याद रखिए। एक अपर जुडिशरी या एक आपका कह सकते हैं एपेक्स कोर्ट या ऊपर के न्यायालय या उच्चतर न्यायालय, उच्चतम नहीं उच्चतर, या हायर कोर्ट। जो हायर कोर्ट में आते हैं वह भारत में दो न्यायालयों को हायर कोर्ट माना जाता है, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट। तो भारत में हायर कोर्ट कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट और कौन, हाई कोर्ट। इसके बाद जो हाई कोर्ट से नीचे के न्यायालय होंगे वह सबऑर्डिनेट जुडिशरी में आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय में। तो एक सिविल मामलों में हाई कोर्ट के नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय शुरू होता है वह जिला जज का न्यायालय है जिले में। और आपराधिक मामलों में जो हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय शुरू होते हैं वह कोर्ट ऑफ सेशन है, यानी कि सत्र न्यायालय। तो एमपी का मॉडल फिर देखिए, अधीनस्थ न्यायालय कहाँ से शुरू होता है आपराधिक मामलों में, दिया था सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपराधिक मामलों में पूछे तो कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय से और उसके नीचे। सिविल मामलों में पूछे तो डीजे यानी कि जिला जज और उसके क्या नीचे। याद रखिएगा ये एमपी में आया था। फिर हम बता रहे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट कहाँ से प्रारंभ होता है, तो अगर आपराधिक में पूछे सीआरपीसी में तो कौन सा कोर्ट मारेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन। और आपका ये पूछे सिविल में तो डिस्ट्रिक्ट जज का न्यायालय यानी कि जिला जज का न्यायालय। इससे और इसके नीचे के न्यायालय कौन जुडिशरी में आते हैं, सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ। अब आइए अनुच्छेद भाई चला जाए आपका 233 से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और आपका कह सकते हैं पदस्थापना और प्रमोशन उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिला जज की नियुक्ति कराइए तो सिविल मामलों में जिला न्यायाधीश कहा जाएगा और वहीं व्यक्ति आपराधिक मामलों में सत्र न्यायाधीश कहा जाएगा। तो ये कैसे इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल ही प्रारंभिक नियुक्ति करता है, लेकिन वास्तव में नियुक्ति हाई कोर्ट स्वयं करता है। राज्यपाल तो उस पर केवल क्या कर देते हैं, साइन। देखिए आपका इसके लिए सीआरपीसी की धारा 9 देखनी पड़ेगी। और एक केस भी आपका आया रंग असम राज्य बनाम रंग मुहम्मद का। सीआरपीसी की धारा 9 बताती है कि सत्र न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करेगी, लेकिन सत्र न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य सरकार नहीं करती। कौन करता है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जब करेगा तो राज्यपाल की क्या भूमिका है, तो हाई कोर्ट परीक्षा कराकर सिलेक्शन लिस्ट निकलवा के और किसको भेज देगा, राज्यपाल को। राज्यपाल जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक नियुक्ति नहीं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रारंभिक नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, उसके बाद पूरा कंट्रोल इन पर किसका हो जाता है, हाई कोर्ट का। तो आपका देखिए, हाँ अभी बता रहे हैं भाई, अभी
अभी समाप्त नहीं हुआ अनुच्छेद, पहले कंसेप्ट बनाया जाए तब, अभी पहले कंसेप्ट बनाइए। जो ये एचजेएस की भर्ती होती है शुद्ध रूप से वह आर्टिकल 233 में आएगी, और जो पीसीएसजे की भर्ती होती है वह 234 में आएगी। अब एक लाइन दूसरी भाषा में याद रखें, जो हायर जुडिशरी सर्विस में लोग जाते हैं उसके लिए प्रावधान आर्टिकल आपका 233 में किया गया है, और जो लोअर माने उसके नीचे हैं, जो आपका मजिस्ट्रेट यानी कि पीसीएजे में जो भर्ती होते हैं उनके लिए संविधान में प्रावधान आपका 234 अनुच्छेद में किया गया है। तो आखिर एचजेएस में लोग भर्ती कैसे होंगे? तो आपका राज्यपाल ही करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट उसकी क्या कराता है? परीक्षा, स्वयं पेपर तैयार करता है, स्वयं परीक्षा कराता है, स्वयं इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू के बाद आपका लिस्ट फाइनल निकालता है, और किसके पास लिस्ट भेज देता है? राज्यपाल। और राज्यपाल केवल क्या उस लिस्ट पर कर देते हैं? साइन। तो ये किसकी नियुक्त हो गई? हायर जुडिशियल सर्विस यानी कि एचजेएस वालों को। जिला जज, अपर जिला जज जो बनते हैं, किस अनुच्छेद में प्रावधान है? आपका अनुच्छेद 233। भाई रट कर जाइए, देखिए सेकंड क्लास। वह व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम कितने साल अधिवक्ता का काम किया हो? 7 साल। यानी कि एचजेएस के लिए अनुभव कितना है? 7 साल। यानी कि जिस दिन आप बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश में जिस तारीख को रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसी से गिना जाएगा 7 साल, एलएलबी पास होने के दिन से नहीं। जिस दिन आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करा लिए उस दिन से 7 साल हो गया, अब प्लस 35 साल से अधिक है तो आप 233 के तहत हायर जुडिशरी सर्विस देने के क्या हैं? योग्य हैं, योग्य होंगे। एक विवाद यहाँ चल रहा है, भाई ठीक है, संविधान कहता है कि 7 साल का अनुभव चाहिए, खंड 2 कहता है, 233 का कौन सा खंड? 2। एज के बारे में कहीं संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो आपका ये राजस्थान से ही मामला उठा है। एक लड़का ये कहा कि भाई जब आप 7 वर्ष का अनुभव रख रहे हैं तो ये एज का बाउंडेशन क्यों कि 35 साल पूरा होना चाहिए? एज हटाइए और आप 7 साल ही रखिए। अगर मैं 23 साल में एलएलबी कर लिया तो 7 साल बाद मैं योग्य हो जाऊंगा 30 साल में, तो एज हटाया जाए और केवल क्या रखा जाए? अनुभव। तो हाई कोर्ट ने इसे मान्यता दी, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देता है कि एज का कोई मैटर नहीं है बल्कि केवल और केवल कितना अनुभव चाहिए? 7 साल, तो जो 35 साल से नीचे वाले हैं वह जे भी दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं? एचजेएस, दोनों मिल जाएगी वैकेंसी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, लेकिन एक मामला ही आया है आपका राजस्थान का, अभी बहुत चर्चा में भी था। तो जिला जज या जो सत्र न्यायाधीश बनते हैं उसके लिए प्रावधान याद रखिए, आपका जिला न्यायाधीश के लिए आर्टिकल 233 में है। अब आइए पीसीएसजे, जो जिला जज से भिन्न होते हैं उसकी नियुक्ति के लिए प्रावधान आपका अनुच्छेद 234 में है, और 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती यानी कि पीसीएजे वाले किस आर्टिकल से कवर होंगे? अनुच्छेद 234 पूछा जाता है। जो सिविल जज बनते हैं आपका पीसीएजे कंपटीशन फाइट करके, अब पहले बेरेक देखा जाए तब और चीजें बताई जाए भाई। जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति
उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श करने के बाद राज्यपाल द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। यानी कि आपका नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। पहला नियम, किस राज्यपाल करेंगे? तो गवर्नर किससे सलाह से करेंगे? परामर्श लेकर उस राज्य का लोक सेवा आयोग। तो उत्तर प्रदेश में आ जाइए, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और किससे परामर्श लेंगे? हाई कोर्ट से। और तब पीसीएसजे की क्या करेंगे? नियुक्ति। विवाद ये है कि कई उच्च न्यायालय ये कहते हैं कि ये वैकेंसी मेरी है, मैं ही इसका विज्ञापन निकालूंगा, मैं ही इसकी परीक्षा कराऊंगा, मैं ही इसका इंटरव्यू लूंगा, और मैं ही डिसाइड करूंगा कि कौन लोग योग्य हैं सिविल जज या पीसीएसजे में जाने के। जबकि आपका ये हाई कोर्ट कह रहे हैं, कह क्या रहे हैं, कई हाई कोर्ट खुद ही मामला संभाल रहे हैं। जैसे कि आपका एमपी हाई कोर्ट देख लीजिए, तो एमपी में आयोग परीक्षा नहीं कराता पीसीएसजे की, हाई कोर्ट स्वयं कराता है। उसका जहाँ जहाँ हाई कोर्ट करा रहा है उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है ये देखना है। जहाँ जहाँ उच्च न्यायालय पीसीएसजे की परीक्षा करा रहा है, वहाँ वहाँ यह देखने में आ रहा है कि जो जज या मजिस्ट्रेट के रिश्तेदार या घर वाले हैं, 70% लोग वहीं आपका सेलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फेयर नियुक्ति नहीं हो रही है, आपका स्वच्छ नियुक्ति नहीं हो रही है, और जो पढ़ने वाले हैं वह बाहर और जुगाड़ वाले का क्या हो जा रहा है अंदर। भाई जज साहब ही पेपर बनाएंगे तो पेपरे दे दिए। दूसरा पहला, जज साहब ही पेपर जांचेंगे। दूसरा, मेंस का भी पेपर जज साहब जांचेंगे। इंटरव्यू में ही जज साहब ही बैठेंगे, तो जुगाड़ लगाकर और जज के बेटवे क्या बन जा रहे हैं? जज। ये बहुत मामला एमपी में ज़्यादा उछला। मैं बता दूं, सर्वे निकला था 70% से अधिक जो लड़के हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, वह आम नहीं हो रहे हैं बल्कि खास हो रहे हैं। इसका दुष्परिणाम ये निकल रहा है। आपका एमपी इसका ज्वलंत उदाहरण है। एमपी में पहले इधर के लोग इक्का दुक्का हो जाते थे, सुनने में आ जाते थे, लेकिन अब कोई जल्दी सुनने में नहीं आता है कि मध्य प्रदेश में यूपी का कोई लड़का हुआ। भले दो चार हो जाए, वो अपवाद हैं, लेकिन पहले ज़्यादा लोग होते थे और अब आपका बहुत रेशियो कम हो गया। इसका कारण ये है कि हाई कोर्ट करा रहा है और अपने मन से करा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट ने छल बल कल किया कि हम ही कराएंगे, लेकिन सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम आपको कराने के लिए नहीं देंगे, ये उचित नहीं होगा। आयोग पहले से करा रहा है, अच्छे से संचालित कर रहा है, अतः आप न कराइए। 7 जजों की पीठ बैठी थी यहाँ, जे में सुनवाई के लिए सब यही सब चल रहा था। दूसरी बात यहाँ ये है कि जो सिलेबस का निर्धारण होता है पीसीएसजे में, तो वह आपका अकेले स्टेट गवर्नमेंट नहीं करते, यानी कि राज्यपाल के बस की बात अकेले नहीं है, हाई कोर्ट और राज्यपाल मिलकर करते हैं। तो ऐसी दशा में जब सिलेबस चेंज करना रहता है, तो जब तक हाई कोर्ट रजामंद न हो जाए तब तक पीसीएसजे का सिलेबस चेंज नहीं हो सकता। तो आपका ये डिमांड रखी गई थी कि भाई एक तो आपका जो सिलेबस है उसमें 100 नंबर की हिंदी और 100 नंबर का इंग्लिश किया जाए, और अवसर की जो 4 बाध्यता हैं उसको समाप्त किया जाए। इसके लिए काफ़ी आंदोलन किया गया। आपका बहुत आंदोलन चला था, मैंने सालों भर आंदोलन हम लोगों ने चलाया, और हम खुद लखनऊ 50 लड़कों को लेकर गए थे आपका विधानसभा का घेराव कराने।
और तमाम लोग वहाँ से भी आए थे, लखनऊ विश्वविद्यालय तमाम लड़के आए थे। हम प्रतिनिधिमंडल मिला था राज्यपाल से भी, मुख्यमंत्री से भी, आपका माने विधि मंत्री से भी, सबसे मिला था प्रतिनिधिमंडल। फिर विधानसभा में मामला उठाया गया, विधान परिषद में, तो एक लेटर, यानी कि सरकार ने लिखित में जवाब दिया है, वह लेटर हमारे पास है। जो विधान परिषद में सरकार ने लिखित में इस मुद्दे पर जवाब दिया है, वह ये है कि हमने आपके प्रस्ताव को हाई कोर्ट को भेज दिया है। अब हाई कोर्ट क्या किया है क्या नहीं किया ये अभी क्लियर नहीं है। अब वैकेंसी आएगी तभी पता लगेगा कि मांगों का क्या हुआ। लेकिन नहीं मानी जाएगी तो एक पीआईएल दायर करवाया जाएगा और लड़ा जाएगा, क्योंकि बिना अधिकार के लड़े हुए कौन अधिकार दे देगा आपको। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा जाएगा, भले पैसा लगे। तो इसमें भाई पीछे नहीं हटना है। मैंने एक बताया जा रहा है कि ये हुआ था। अब हाई कोर्ट क्या किया है क्या नहीं, अभी कुछ सुगबुगाहट नहीं मिल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं हो गया, कई लोग कह रहे हैं कि वैसे ही है। भाई जब तक क्लियर ना हो जाए क्या बताया जाए। तो आपका देखिए अब क्या होता है, वो वैकेंसी आएगी तभी क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये मामला सरकार ने लिख पढ़कर हाई कोर्ट को भेजा है। ये लेटर जो सरकार ने जवाब दिया विधान परिषद में, मंत्री ने लिखित में जवाब दिया है, वो लिखित में जवाब हमारे पास है। तो आंदोलन का कुछ असर हुआ कि सरकार ने लिख कर क्या किया। अब आगे क्या होगा भाई, वैकेंसी आएगी तभी पता लगेगा। अगला देखिए आपका पीसीएजे वालों की नियुक्ति। वैसे उत्तर प्रदेश में आपका हाई कोर्ट का भी हस्तक्षेप रहता है थोड़ा। आपका लोक सेवा आयोग परीक्षा भी कराता है, कुछ हाई कोर्ट का भी कंट्रोल रहता है। परीक्षा करा के लिस्ट हाई कोर्ट और राज्यपाल को भेज देता है फाइनल लिस्ट, और राज्यपाल क्या कर देते हैं, साइन। जो उत्तर प्रदेश का मामला है। और जब आपका आ जाती है वैकेंसी तो सभी परीक्षाओं को पीछे छोड़ दिया जाता है चाहे एपीओ हो या पीसीएस हो। और सबसे पहला टारगेट आयोग का क्या रहता है, पीसीएस। एक माह में ही करा ली, इतिहास गवाह है। एक माह का समय दिया, फार्म निकाल दिया, उसी समय एक माह बाद डेट दे दिया, परीक्षा प्री का करा लिया। तो भाई इसीलिए कहा जा रहा है कि आप पहले से सतर्क रहिए जो लोग देना चाहते हैं। और आपका एक क्रैश कोर्स कॉन्ट्रैक्ट में लगाया जाएगा, क्योंकि अब तो समय थोड़ा हम भी खाली हो गए हैं, समय बढ़ाकर होली बात। क्योंकि कब एग्जाम एक डेढ़ माह में आयोग फार्म निकाल कर करा ले, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि ये रिकॉर्ड रहा है कि पीसीएजे का जब आ जाता है फार्म तो सभी ट्रेनें क्या हो जाते हैं पीछे, और राजधानी को क्या बढ़ाया जाता है आगे, भले 10 घंटा ट्रेन रोकना पड़े। तो अगला देखिए, अब तो आ गया ना कि पीसीएजे वालों के लिए कौन सा अनुच्छेद बना है, 234। और एचजीएस वालों के लिए कौन सा, 233, याद रखिए। अब आइए 235, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। आइए कंट्रोल किया जाए। यानी कि राज्य में जितने सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं, फिर एक बार समझिए, और उस कोर्ट में जितने लोग हैं, यानी कि अब आइए, जो 233 में आपका एचजेएस की नियुक्ति हुई, 234 में पीसीएसजे की, तो ये एचजेएस और पीसीएसजे वाले जितने हैं, इन पर कंट्रोल कौन करता है, आपका उच्च न्यायालय। राज्य सरकार का अब कोई नियंत्रण नहीं। यानी कि इनको छुट्टी देना किसका काम है, उच्च न्यायालय। आपका इनको बर्खास्त करना किसका कार्य है, उच्च न्यायालय। इनको निलंबित करना किसकी जिम्मेदारी है, उच्च न्यायालय। इनका ट्रांसफर करना किसका कार्य है, उच्च न्यायालय। तो पूरा कंट्रोल ये कौन करता है इन दोनों पर, हाईकोर्ट। राज्य सरकार नहीं। राज्य सरकार करने लगेगी तो न्याय ही कहाँ हो पाएगा, राज्य के सभी मंत्री बच जाएंगे। तो ये जो लोअर जुडिशरी हैं, ये राज्य सरकार के कंट्रोल में नहीं है। किसके कंट्रोल में है, हाई कोर्ट के। किस अनुच्छेद के तहत, आपका 235। इसके साथ सीआरपीसी जोड़ लीजिएगा भाई, 483।
एक बार देख लिया जाए सीआरपीसी में, सही है ना? सीआरपीसी धारा, एक सेकंड भाई रुक जाए, वो सही होना चाहिए, लेकिन आपका एक बार देख लेने पर सही रहता है। ठीक है भाई, आपका सीआरपीसी की धारा जोड़ लीजिएगा इस पर, 483, जितने मजिस्ट्रेट इत्यादि हैं, सीआरपीसी की धारा 483 के तहत भी आपका हाई कोर्ट उन पर सुपरविजन करता है कि काम सही कर रहे हैं कि नहीं। कौन सी धारा जोड़ेंगे इससे? 483। अब आगे देखिए आपका 235, यानी कि सब कुछ भाई याद रखिए, सेवा शर्तें, निलंबन, बर्खास्तगी, ट्रांसफर, सब अब बताया नहीं जाएगा अलग से, कौन करता है? हाई कोर्ट। राज्य सरकार को पावर नहीं है, बहुत बड़ा पावर है 235 में, कम पावर नहीं है बर्खास्त करने का, बदमाशी करते हैं लोग तो। अब बिहार आपका पूछता है 236, यानी कि जो कहीं ना पूछा गया हो बिहार पूछ लेता है। तो आर्टिकल 236 से बिहार ने बनाया, इसमें निर्वचन है। निर्वचन का मतलब ये हुआ आपका व्याख्या। तो पहली जो व्याख्या दी गई है वह जिला न्यायाधीश की व्याख्या, और दूसरी व्याख्या न्यायिक सेवा। पर बिहार कौन पूछा था भाई, न्यायिक सेवा की जिला न्यायाधीश? देखिए याद नहीं आ रहा हमें भी, बिहार ने आपका खंड वाइज पूछा था। तो पहला खंड में है आपका जिला न्यायाधीश, और दूसरे खंड में क्या है? जुडिशरी सर्विस, यानी कि न्यायिक सेवा। बिहार में कौन पूछा गया था याद नहीं आ रहा हमें, यहाँ से खंड वाइज पूछा था, थोड़ा तैयार रखिएगा। अब आइए जिला न्यायाधीश, अनुच्छेद 236 के खंड ए में है, और आपका न्यायिक सेवा किस में है? खंड बी में। और इसी के साथ आपका यूपीएचजेएस पूछा गया था। एक और अनुच्छेद हम पढ़ाएंगे, 312, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, यानी कि ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस। ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस हो नहीं पाया, इसका भी हम कंसेप्ट बनाते हैं। आपका अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के बारे में एजेस में आया था इस बार। प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 312। अभी हम बता रहे हैं इसको, मैंने पहले यही बता दिया जाए, तब आपका खंड वाइज चला जाए भाई। खंड भाई रट कर जाना है, भले अंदर ना याद हो। कि आपका जिला न्यायाधीश कहाँ परिभाषित है? खंड ए में, अनुच्छेद 236 का। न्यायिक सेवा कहाँ परिभाषित है? तो अनुच्छेद 236 के किस खंड में? बी में। लेकिन पहले 312 समझिए, उसके बाद बैक होते हैं। आपका आगे भी पूछ सकता है, चांस है पूरा। देखिए, अखिल भारतीय न्यायिक सर्विस या सेवा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सिविल जज और एचजेएस का एग्जाम राज्य स्तर पर होता है, तो केंद्र सरकार चाहे, संसद चाहे, तो कानून बनाकर इसके लिए एक ही परीक्षा का आयोजन कर सकती है कि संघ लोक सेवा आयोग ही इसकी परीक्षा कराएगा। और जैसे आईएएस की परीक्षा होती है, संघ लोक सेवा आयोग कराए, और सभी राज्यों में मजिस्ट्रेटों को भेज दिया जाए, जैसे आईएएस को भेज दिया जाता है। अब इसके लिए चूंकि कानून बनाना है, तो आपका विधि मंत्रालय ने कई उच्च न्यायालयों से सलाह ली। तो केवल एक दो उच्च न्यायालय पक्ष में थे, और अन्य सभी उच्च न्यायालय विरोध में।
तो मामला ठंडे बस्ते में चला गया कि कौन उच्च न्यायालय का विरोध करे, क्योंकि ज़्यादातर उच्च न्यायालय इस प्रणाली के पक्षधर। अभी आया था रिपोर्ट, दो केवल उच्च न्यायालयों ने हामी भरी थी और ज़्यादातर ने इसे क्या कर दिया, इनकार, कहा कि ये ठीक नहीं। तो वर्तमान समय में अलग अलग राज्य अलग अलग अपनी परीक्षा करा रहे, कराते रहेंगे, जब तक कि संसद क्या न बना दे कानून। अब आइए आपका जिला न्यायाधीश देखा जाए। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन आता है? तो नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश, ये क्या माने जाएंगे? जिला न्यायाधीश। और इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत किसके द्वारा की जाएगी? हाई कोर्ट। अब न्यायिक सेवा आइए। न्यायिक सेवा पद से ऐसी सेवा अभिप्रेत हैं जो अनन्यतः मतलब कि पूर्णतः ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी हैं जिनके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का और जिला न्यायाधीश के पद से अवर सिविल न्यायिक पदों का भरा जाना आशयित है, यानी कि डीजे। और उनके नीचे के न्यायाधीश जो है वह किस सेवा में आएंगे? न्यायिक सेवा। एक लाइन में, यानी कि जिला न्यायाधीश ही व्यापक शब्द है। इसके बाद अगला अनुच्छेद देखिए 237, कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। आपका ये भी कभी नहीं पूछा जाता, छोड़ दीजिएगा पढ़ते समय। एक अनुच्छेद इधर बच गया 233A, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण। तो इसमें भी हल्का सा देखना है, एक दो लाइन। देखिए आपका ये जो नियम है तमाम जगहों पर मिलेगा, मैं बता दूं। नियम ये है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से अपॉइंट हो गया और बाद में पता लगता है कि ये गलत अपॉइंट हो गया है, उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। तो जो कार्य वह किया रहता है उस कार्य को वैधता प्रदान की जाती है, वैलिडिटी, ताकि कोई दिक्कत न हो। तो आइए एक देखा जाए आपका। मान लीजिए एक एक व्यक्ति था, वो सत्र न्यायाधीश बनाया गया, 2 साल तक सत्र न्यायाधीश रहा और 2 साल में 10 लोगों को फांसी की सजा दी। और बाद में 2 साल बाद पता लगा कि ये सत्र न्यायाधीश बनने के लायक, नालायक नहीं था लेकिन योग्य नहीं था। ये ना कह के नालायक था, नालायक नहीं, योग्य नहीं था। और हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 235 का सहारा लेकर, क्योंकि पूरा तो पावर है किस अनुच्छेद में, इसको बर्खास्त कर दिया। अब समस्या ये आती है कि ये जो 2 साल तक कार्य किया है, इस कार्य का क्या होगा? अगर ये कार्य भी अवैध हो जाते तो 10 लोगों की फांसी भी क्या हो जाती? अवैध। लेकिन ये 2 साल में जो कार्य किया है, कानून इसको क्या मानता है और किस अनुच्छेद के तहत? तो 233A के तहत। कौन सा अनुच्छेद? 233A। इसी प्रकार का जो नियम है ये राज्यपाल के भी बारे में आता है, राष्ट्रपति के बारे में, सबके बारे में। यानी कि राष्ट्रपति के बारे में भी ये नियम मिलेगा, राज्यपाल के भी बारे में, अधिकारी के भी बारे में। एक उदाहरण लास्ट में हम बता दें, लोअर जुडिशरी भी आज समाप्ति हो गई। कल आपका भाई रिट पढ़ाया जाएगा एकदम शुरुआती दौर से, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन निश्चित बनता है, प्री में भी, मेंस में भी और आपका इंटरव्यू में भी। फिर एक बार लास्ट उदाहरण देखिए ताकि आपको लगे कि कार्य अवैध नहीं होता, भले ही नियुक्ति क्या होती है अवैध। जैसे अनिल यादव जी थे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, अखिलेश जी ने इन्हें नियुक्त किया था।
फिर आपका काफ़ी आंदोलन हुआ और इनकी नियुक्ति को बाद में हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो समस्या ये है कि नियुक्ति अवैध होने के पूर्व इन्होंने जितने कार्य किए थे, अगर उन कार्यों को नहीं बचाया जाता तो 5 साल में 4 साल में जितनी भर्तियां हुई थी सबको क्या करना पड़ता, रद्द। अतः इनकी नियुक्ति रद्द की गई, लेकिन इनके कार्यों को क्या प्रदान किया गया, संरक्षण। इसी प्रकार भले सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति रद्द हो जाए, 2 साल में वो जितनी सजा दिया है वह क्या होगी, वैध। तो आपका वो अलग बात है कि भाई भाजपा इस तर्ज पर आई फिर आ गई, वो अलग बात है कि हम पूरा जांच कराएंगे और 5 साल बीत गया और जांच चल रही है। आज तक सीबीआई किसी को जेल नहीं भेजी। अब क्यों नहीं भेजी, अब ये तो राज की राज रहने दीजिए, क्योंकि आजकल 5 साल से जांच सीबीआई कर रहे हैं आयोग के खिलाफ। तमाम एफआईआर की, लड़कों ने तमाम साक्ष्य दिए सीबीआई को, काफ़ी हंगामा मचा, लेकिन आज भी वहीं ढाक के 3 पात, यानी कि आपका कितना दूर तक सीबीआई बढ़ी किसी को पता नहीं। और लड़के भी क्या हो गए, शांत। जबकि फिर एक बार आंदोलन करना चाहिए, जाकर मांग करना चाहिए सीबीआई के खिलाफ ही, जाकर उसके जहां ऑफिस है वहीं धरना प्रदर्शन एक बार दे दीजिए, ताकि जांच में क्या लाइए। तो हमें लगता है देखिए सरकार जब तक थोड़ा पुश नहीं करेगी सीबीआई भी शांत बैठी रहती है। जो आपका राजनीतिक मामला रहता है उसमें बहुत तेजी दिखाती है, और जो राजनीतिक मामला नहीं है उसमें आप देखिए कि बहुत सुस्ती से काम करती है। भाई सीबीआई भी लग गई तब भी कोई आयोग का अभी कुछ बिगड़ा, और रोज सीबीआई लगी है आपका, मैंने तमाम बार गए आयोग में। तो इस प्रकार आज की कहानी समाप्त की जाए, कल आपका भाई सीपीसी में लिखवाया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल जो बचे हैं 32, इसके बाद 226 227 जो रिट के मामले में है, और जो रिट है शुरू किया जाएगा। 5 रिटें हैं, इसकी उत्पत्ति से लेकर कैसा, पहले तो भूमिका में ही लग जाएगा हमें लगता है कल, क्योंकि भूमिका में ही ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं।